है वो आपको फर्टिलाइजर्स जो है वो देने पड़ेंगे। अब राइट टाइम का मतलब क्या होता है? राइट टाइम का मतलब ये होता है कि आपका टाइम सही होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जो फर्टिलाइजर क्रॉप को किसी स्पेसिफिक फेज में बहुत ज्यादा चाहिए, जैसे जिंक है, ठीक है। लास्ट टाइम जो है वो आ, मेरी एक जो है वो जूनियर है, उन्होंने जो है वो काम किया था जिंक के ऊपर। तो हम जिंक की क्रॉप रिक्वायरमेंट्स को जो है वो टेस्ट करना चाह रहे थे कि भाई आ, किस टाइम पर अगर हम जिंक दे रहे हैं वीट को तो उसकी सबसे ज्यादा जो है वो जरूरत कब है। तो दिस वाज वन वन ऑफ द वंडरफुल स्टडी, और वो उन्होंने जो है वो बहुत अच्छा काम किया था उसके अंदर। तो प्रैक्टिकली टाइमिंग्स जो है या अप्लाई करने का टाइम है, अब बताने का मकसद ये है कि देखिए ये इस टाइप की रिसर्चेज होती है। हम ऐसे नहीं कह रहे होते कि भाई इस टाइम पर इसको फर्टिलाइजर देना चाहिए। मेरी जो प्रैक्टिकल अपनी स्टडी है वो भी एप्लीकेशन मेथड्स और एप्लीकेशन टाइम के ऊपर है, कि हम राइस को जो है किस मेथड के साथ जो है वो अगर जिंक दे रहे हैं तो कब जाके जो है वो बेहतर अपटेक होती है, कितना हम सॉइल से दे रहे हैं तो कितनी मिलती है। हमारा पूरा ग्रुप जो है वो तकरीबन इसी चीजों के ऊपर काम करता है, फोलियर के ऊपर, एप्लीकेशन टाइम के ऊपर। तो ये इसी वजह से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि भाई कभी कभार जो है वो क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो उस फेज में अगर बूटिंग के बाद अगर आपने क्रॉप को कोई चीज चाहिए और आपने उसको नहीं दी, तो क्या होगा? आप अल्टीमेटली वो करेगा आपकी जो है वो लॉस में आ जाओगे आप। वेदर और सीजनल कंडीशंस को भी नजर रखना है। हब्स वाले माहौल में कभी भी फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्रॉप रेस्पॉन्स नहीं करता। बारिश आने वाली है, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद छोड़ दें, पौधे में सिम्टम्स आ रहे हैं, 1-2 दिन छोड़ दें। और नाइट्रोजन जब भी अप्लाई करें उसको स्प्लिट अप्लाई करें। हमारे पास क्या करते हैं, नहीं करते, 1 या 2 मरतबा नाइट्रोजन दे देते हैं, काम खत्म। स्प्लिट एप्लीकेशन करें। नाइट्रोजन प्लांट को तकरीबन थ्रू आउट द लाइफ साइकिल चाहिए होती है और हमेशा उसको चाहिए ही होगी, तो इसीलिए इसको तोड़ तोड़ के दें। चौथा जो आर है वो है कि भाई राइट प्लेस। राइट प्लेस में इसका मतलब ये है कि उस जगह पर दें जहां से प्लांट सही से इस्तेमाल करे। अगर आपकी सॉइल की कंडीशन अच्छी है तो आप उसको सॉइल में डाल दें। अगर सॉइल में पीएच ज्यादा है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो फिक्स हो जाते हैं या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप उसका फोलियर कर लें, ठीक है। अगर आपके सॉइल के अंदर कॉम्पेक्शन है, रूट ज्यादा नीचे नहीं जा सकती, तो आप उसकी बेंडिंग कर दें। तो राइट प्लेस का मतलब ही यही है कि भाई देना आपको जमीनों में ही है, लेकिन उस जगह पर दें जहां से प्लांट को अपटेक करना आसान हो। क्रॉप बीइंग ग्रोन फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी कंसीडर्ड, कि भाई कौन सी क्रॉप जो है वो आपने कल्टीवेट की है, ठीक है। अब आपको मैं कहूँ कि भाई छटरा करना है नाइट्रोजन का या एनपी का शुगर केन के अंदर, शुगर केन की क्रॉप आपने देखी है कि बड़ी कितनी होती है, उसके अंदर तो आप चल ही नहीं पाएंगे, तो फर्टिलाइजर कैसे दो? तो फिर उसको हम या तो फर्टिगेट करते हैं या फिर जो है वो फोलियर से करते हैं। सॉइल का टाइप कौन सा है? अगर आपकी सॉइल में किले की पार्टिकल बहुत ज्यादा है तो आपकी न्यूट्रिएंट की फिक्सेशन ज्यादा होगी। इसी वजह, इसी बीमारी से बचने के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा? आपको फिर ये करना पड़ेगा कि आपको जो है वो फोलियर की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। स्लोप कौन सा है, ठीक है। अगर स्लोप है, ठीक है, ऊपर से चाली है, तो आपकी जितनी भी चीजें हैं वो नीचे की तरफ जाना पड़ेंगी। तो इससे बेहतर है कि आप या तो फर्टिगेशन के थ्रू दे दें या फिर फोलियर के थ्रू दे दें। 4 आर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की सबसे पहली फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। इससे क्या होता है कि आपका जो फर्टिलाइजर है वो सही अमाउंट में, सही मिकदार में, सही टाइम पर, सही तरीके से आपके प्लांट को मिलता है। इससे क्या होता है कि पैदावार बढ़ती है और फूड सेफ होता है। उसके बाद सॉइल की जो हेल्थ है, वो फर्टिलिटी है, वो भी बढ़ती है। देन फर्टिलाइजर की पॉल्यूशन, फर्टिलाइजर के बह जाने के जो रिस्क हैं वो बहुत कम है। ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशंस हैं वो कम होती हैं। एंड देन हैवी मेटल्स की जो पोल्यूशन है सॉइल के अंदर वो कम होती है। एंड विद दिस आई एम एंडिंग अप इट हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। दिस वाज द थर्ड इन अ रो स्ट्रेट, जो है वो 3 दिन जो है वो मेरा लेक्चर्स थे। आई होप के मैंने इसके साथ जो है वो जस्टिस किया है आज भी। इट वाज अ क्विक कॉल एंड आई केम अप विद दिस। थैंक यू वेरी मच। आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस नाउ। जय भाई, एक वीडियो है, किसी पार्टिसिपेंट ने मुझे भेजी है, तो मैं शेयर करता हूँ, पहले उसको देख लें। उस क्वेश्चन भी, उसके बाद आप दूसरे जो दोस्त है, कोलिग्स हैं उसके। जस्ट अ सेकेंड।
ओके। अच्छा, इसका क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। एक कैंडिडेट है, उसने वीडियो भेजा है, सेकेंड। सर, आपने फर्स्ट लेक्चर में सॉल्ड फेज में बताया था कि ऑर्गेनिक में ह्यूमस, प्लांट एंड एनिमल रेजिड्यूल्स हैं, लेकिन यहाँ तो प्लांट्स पूरा जल गया है इस कुत्ते की वजह, जबकि सारे प्लांट्स घरे नजर आ रहे हैं। जी जोए भाई। काइंडली तव्हां हिन वीडियो खे जेको आहे सो स्विच ऑफ कयोसि। हा, हाणे मसइलो छा आहे हिते को, आई एम स्टिल अनक्लियर, ये मुझे क्लियर नहीं हो रही कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर किसी डॉग की डेथ हो गई है। अ, ठीक है, और इसकी वजह से जो है वो एक ट्री जो है वो जल गया है। देखिए, मैंने जब आपको बताया था तो उसका मतलब ये था कि सॉलिड फेज के अंदर जो है वो आपका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो होता है, एंड देन उसके अंदर जो है वो आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। नाउ देयर कैन बी मल्टीपल जो है वो रीजंस। देखिए, कभी भी आप किसी भी एक चीज की वजह से जो है वो इसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये इसी इसकी वजह से हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि इसको कोई बीमारी हो, ठीक है, उसके जो दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं या दूसरी कोई चीजें हैं वो इसके ऊपर जो है वो अटैक करके गई हो। कुछ रीजन ये भी हो सकता है कि अल्टीमेटली ये पहले से ही जल गया हो, कुत्ते के मरने से पहले भी जल सकता हो। तो यहाँ से देखकर जो है वो मैं आपको जो है वो इसको कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, अल्टीमेटली जो है वो फिर हमें जो है वो इसको ये देखना पड़ेगा कि अ, जो है वो ये नहीं हुआ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पहले से नहीं जला। तो कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो अगर आपको जो है वो ऑर्गेनिक मैटर मिलना शुरू हो जाए और वो फ्रेश होगा, तो वहां पर जो है वो डिकम्पोजिशन के लिए पैथोजेंस आते हैं। ठीक है, और वो पैथोजेंस क्या करते हैं, जो लिविंग मटेरियल है उसको भी तो खाएंगे ना। ठीक है, एक तो यहाँ पर कहानी ये है कि इसकी बॉडी में से कोई ऐसा मटेरियल निकला है जो टॉक्सिक हो गया है फॉर द हेल्थ ऑफ प्लांट। दूसरी बात ये है कि ऑर्गेनिक मैटर को जब डिकम्पोज किया जाता है तो उसमें से कुछ गैसेस निकलती हैं, हीट निकलती है, एंड देन वहां पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अब अगर इसको आपने बचाना है तो अब आप एक ही काम कर सकते हैं, इसको पानी दे दें और थोड़े से जो है वो इसको फर्टिलाइजर दे दें, और इसकी जो डेब्रीज है वो जो है वो आपको जो है वो करनी पड़ेगी। सो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है अगर आप इसकी सॉइल एनालिसिस करवा लें तो फिर ये जो है वो और ज्यादा वाजे हो जाएगा। लेकिन देखें, अ, आपने एक बात नोट की है कि कब्रिस्तानों के अंदर जो है वो आमतौर पर जो ग्रीनरी है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो यही उसका जो है वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि वहां पर न्यूट्रिएंट्स की जो अक्यूमुलेशन है वो बहुत ज्यादा होती है। ओके, आई एम टेकिंग योर मैसेजेस नाउ। ये फोलिएज एप्लीकेशन में नाइट्रोजन किस स्टेज पर देना बेहतर है और कितना परसेंट या प्लांट पे वेरी करता है। देखिए, अगर आप नाइट्रोजन फोलियर के थ्रू दे रहे हैं तो 0.1% से लेके आप 1% तक दे सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है कि आपकी क्रॉप कौन सी है। कुछ क्रॉप के जो लीव्स हैं उनकी जो कैनोपी है वो बहुत हार्ड होती है, कुछ क्रॉप्स की जो कैनोपी है वो बहुत सेंसिटिव होती है। तो इसीलिए आपको ये इसका ख्याल करना पड़ेगा कि भाई आप टॉक्सिसिटी लेवल में ना जाएं। कभी भी आप दे सकते हैं, जब आपका दिल करे दे सकते हैं, छोटा ना हो, ठीक है। जब उसकी बूटिंग स्टेज पे कोई भी जो है वो क्रॉप आ जाए तब से आप उसको दे सकते हैं। और आपने ये भी देखना होता है कि भाई किस टाइम पे जो है वो आप इसको जो है वो दे सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी, सॉरी, द चॉइस ऑफ द फार्मर, कि भाई फार्मर क्या चाहता है। हम कहते हैं कि भाई 1% का करो, बहुत सारे लोग 0.1% का करते हैं, कुछ बहुत सारे लोग 0.2% का करते हैं। लेकिन देखें, कभी भी जब फोलियर सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसकी पीएच चेक की जाती है कि उसकी पीएच कितनी है। अगर उसकी पीएच एसिडिक है तो आपने यूज नहीं करना, नियर टू न्यूट्रल होनी चाहिए। तो इसके साइड इफेक्ट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कभी कभार कुछ क्रॉप्स ऐसे सेंसिटिव होते हैं जो बहुत जल्दी जल जाते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन कि भाई पाइपलाइन सिस्टम को जनरली हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ठीक है, उससे ये होता है कि आपको मल्टीपल जो है वो फायदा होते हैं उसमें। एक तो ये है कि आप
आपका ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता है और उसी पानी के साथ आप फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये ना सिर्फ फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन को इजी बनाता है या वाटर एरीगेशन को इजी बनाता है, बल्कि आपका अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर और अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो आपको जो चाहिए उसी को भी जो है वो बेहतर बनाता है। न्यूट्रिएंट्स की टॉक्सिसिटी हो सकती है, देयर कैन बी मैनी रीजन। ठीक है, यहाँ से देखें वीडियो को देखते हुए यही मेरा अंदाजा यही है कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऐसा माइक्रोब आया हो जिसने इसके अंदर भी इंफेक्शन कॉज कर लिया हो। ठीक है, अगर ऐसी कोई चीज होती तो ये फिर रिकवर होना शुरू हो जाता और ये 2 दिन में ऑर्गेनिक मैटर फुली डिकम्पोज नहीं हो जाता। आई एम वेरी अनएबल टू अंडरस्टैंड, 2 दिन में कुत्ता कहाँ से गलता है भाई? ठीक है, इसको 6 से 7 दिन लगते हैं। पहले इसके ऊपर कीड़े मकोड़े, पहले इसके ऊपर बैक्टीरिया और फंजाई आके अटैक करता है। वो क्या करता है, जो रेडिली अवेलेबल शुगर्स हैं उनको खत्म कर देगा, देन इसके ऊपर कीड़े मकोड़े आते हैं एंड देन हायर एनिमल्स आके जो है वो इसको खाते हैं। कोटेड एंड चिलेटेड बोथ आर सिलोरीज फर्टिलाइजर, मेन रीजन बिटवीन देम। यस, कोटेड और चिलेटेड दोनों स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स ही हैं। पेंडिंग समझाएं। आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन फ्रॉम ए जेड ए उन्होंने गलत लिखा है। 61 रोल नंबर का जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे जो है वो पेंडिंग वाला जो है वो आप क्लियर करवा लें मुझसे कि व्हाट यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी। आई एम नॉट क्लियर विद दिस। ओके, सो कोटेड एंड चिलेटेड बोथ आर स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स। यस, कोटिंग और चिलेटेड जो है वो बहुत जो है वो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स है, लेकिन चिलेटेड जो है उसकी एफिशिएंसी कोटेड से ज्यादा होती है। ठीक है, कोटिंग में हम क्या करते हैं, एक ऐसा कंपाउंड यूज करते हैं जो चीप होता है, जैसे नीम तेल है, नीम का तेल है, नीम ऑयल अब चीप है। उसमें फिर हम क्या करते हैं कि चिलेटेड एजेंट्स यूज करते हैं, जिसमें ईडीटी आ गया, ये दूसरी चीजें आ गई, ईडीडीएच आ गया, एनडीपी आ गया, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसके अंदर प्लीज ये है कि भाई चिलेटेड और कोटेड में ये है कि आप उसकी किसी मटेरियल के साथ कोटिंग कर लेते हैं। ये लैब में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप यूरिया लें, उसके अंदर नीम ऑयल मिक्स कर लें और उसको जो है वो मिक्स करके छोड़ दें, जब वो सूख जाएगा तो पार्टिकल्स आपके वहां पर आ जाएंगे। लेकिन चिलेटेड बनाने के लिए आपको फिर लैब्स की जरूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स ज्यादातर केटाइन क्यों होते हैं? देखें, केटाइन इसी वजह से होते हैं कि आपकी जो सॉइल है आ, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स उसके अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर न्यूट्रिएंट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना हो और नेगेटिव चार्ज हो तो आपकी जो ऑर्गेनिक मेट्रोसाइट्स हैं या सॉइल की जो कोलाइड्स हैं वो क्या करते हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स को अट्रैक्ट करके रखते हैं ताकि वो लॉस ना हो जाए, वो नीचे ना चले जाए। तो ये देखें कुदरत की, अल्लाह ताला की कहाँ कहाँ पर जो है वो कुदरत है कि न्यूट्रिएंट्स की जो आयंस हैं वो ज्यादातर केटाइंस हैं। अब ये है कि जैसे ही वो रिलीज होती हैं तो ये फिक्स हो जाती हैं, बाउंड हो जाती हैं या रुक जाती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये रिपेल होकर नीचे चली जाती। यही वजह है कि जो है ना वो ज्यादातर केटाइंस होते हैं। क्रॉप रेजिड्यूज बर्न करने से पेस्ट एंड पैथोजेंस की डोरमेंसी एंड रीअपेयरेंस से बचा जा सकता है। हाउ वुड वी अवॉइड दैट इफ वी बरी दैट इन द सॉइल? देखें, क्रॉप के जो रेजिड्यूज हैं उनसे ये बात तो ठीक है कि उनके ऊपर जो पेस्ट लगे हुए हैं और पैथोजेंस हैं उनको आप जो है वो जलाकर खत्म कर देते हैं, लेकिन जब आप इनको डिकम्पोज करते हैं तो वहां पर ये इतनी हीट में वैसे ही मर जाते हैं। ठीक है, ये भी तो आप याद रखें ना कि जब क्रॉप के रेजिड्यूज को जो है वो जब आप डिकम्पोज करते हैं तो उसके अंदर पैथोजेंस वगैरह जितने भी हैं 60 to 70%, 70 पर जो है वो टेम्परेचर जाता है, हाई हीट होती है डिकम्पोजिशन के दौरान। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि भाई आप ये इसको कर लें। हाँ, ये है कि किसी जो है वो